हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर मानव का श्वसन तंत्र। चैप्टर नंबर 23 रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर श्वसन होता क्या है, श्वसन क्रिया है क्या। ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है जो प्रत्येक प्राणी मात्र के जीवन में आवश्यक होती है, या यूं कह सकते हैं जितने भी सजीवों का अध्ययन हम बायोलॉजी में करते हैं वो सभी सजीव श्वसन क्रिया करते हैं, चाहे वो सूक्ष्म बैक्टीरिया हो, वायरस हो। प्रत्येक प्राणी श्वसन क्रिया करता है। तो श्वसन क्रिया क्या है? श्वसन में देखिए, ये एक प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कोशिकाओं में उपस्थित भोजन जो हमने पोषण में लिया है, इससे पहले हमने पोषण वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें जो हमने भोजन लिया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, यानी ऊर्जा उससे प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ये ऑक्सीजन श्वसन तंत्र के माध्यम से ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले परिभाषा की जब हम बात करते हैं श्वसन में, तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जीवित कोशिकाओं में उपस्थित भोजन, यानी जिसे हम जैव ईंधन कह रहे हैं, के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा, जल व CO2 प्राप्त होती है। तो श्वसन वो क्रिया है जो एक तो जैव रासायनिक क्रिया है, यानी जीवों में हो रही है, केमिकल रिएक्शन है, जीवित कोशिकाओं में हो रही है, ठीक है। भोजन यानी जो जैव ईंधन है, जिसको हम जैव ईंधन कहते हैं, के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, यानी उसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा और उससे ऊर्जा व जल और CO2 बनेंगे। हम जानते हैं किसी भी ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जब वो बाहर जलाया जाता है तो उस क्रिया को हम दहन कहते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपने पहले पढ़ा होगा दहन और श्वसन में क्या अंतर है, और यहाँ भी हमारे क्वेश्चन बनेगा। तो दहन में बाह्य खुले वातावरण में क्रिया हो रही है, ऑक्सीजन से ईंधन को जलाया जा रहा है। ईंधन किसी प्रकार का हो सकता है, लेकिन जीवित प्राणियों में कोशिका के अंदर जो जैव ईंधन है, जैव ईंधन यानी जो ग्लूकोज है, जो अभी हमने पाचन तंत्र में एब्जॉर्ब किया था, ब्लड के अंदर आया था, उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना है, उसको तोड़ना है, और उसको तोड़ने की क्रिया के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी इसे हम कोशिकीय दहन कहते हैं। और ये कोशिकीय जो दहन है, इसी को ही श्वसन कहते हैं। तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ हम बात करते हैं कि श्वसन क्रिया दो प्रकार की होती है। श्वसन क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, या यूं कह सकते हैं कि श्वसन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 बाह्य श्वसन, दूसरा आंतरिक श्वसन, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो बाह्य श्वसन फेफड़ों में वायुमंडल की ऑक्सीजन को ग्रहण करने व CO2 को बाहर निकालना बाह्य श्वसन कहलाता है। तो ये तो परिभाषा हो गई, ठीक है। समझने के लिए हम इसको इस प्रकार समझते हैं कि जब बाह्य वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ों में अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, ठीक है। यानी हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं एक बार में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जो क्रिया है इसको हम गैसीय एक्सचेंज भी कह देते हैं, यानी ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसी को हम सांस लेना भी कहते हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं? सांस लेना, ब्रीदिंग। जस्ट ब्रीदिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है।
इस क्रिया को हम ब्रीदिंग, सांस लेना या सवातन कहते हैं। और ये क्रिया लगभग 15 से 17 बार होती है, 15 से 17 प्रति मिनट। ये नॉर्मल जो है क्रिया मानव के अंदर सवातन की क्रिया 15 से 17 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 15 से 17 बार होती है। तो ये बाह्य श्वसन है, ध्यान रखना, बाह्य श्वसन। अभी कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन नहीं गई है, अभी केवल कहाँ गई है, फेफड़ों के अंदर गई है। ओके, इसी को बाह्य श्वसन कह रहे हैं, यानी बाहर बाहर हो रहा है श्वसन, वायुमंडल और फेफड़ों के बीच में हो रहा है। अब आगे देखते हैं, अब इसको हम कहते हैं भौतिक प्रक्रिया। ये क्या है, एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक है जैसे अपन ने मान लो किसी गुब्बारे में हवा भरी, बाहर निकाल दी, गुब्बारे में हवा भरी, बाहर निकाल दी, जस्ट एक फिजिकल प्रोसेस है। यहाँ अभी कोई केमिकल एक्सचेंज नहीं हुआ कोई प्रकार का। तो ये नेक्स्ट जो भाग है जिसे हम कह रहे हैं आंतरिक श्वसन। ओके, आंतरिक श्वसन, कोशिकीय श्वसन। तो यहाँ हम देखते हैं कि कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन O2 के उपयोग तथा CO2 व ATP के उत्पादन से संबंधित क्रियाएं आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहलाती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाएगा कि ऑक्सीजन को उपयोग किया जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस बनेगी वहां पर, और साथ में ऊर्जा बनेगी एटीपी के रूप में। तो ये उत्पादन की जो क्रियाएं होंगी, ये सारी प्रक्रियाएं आंतरिक श्वसन कहलाती हैं। और ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, हम जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और उससे CO2 बनेगी और बदले में ATP ऊर्जा बनेगी जो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर ली जाती है। ये क्रिया प्रत्येक सेल्स के अंदर होती है और हम जानते हैं ये ब्लड के द्वारा जो है ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो ये कोशिकाओं के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको हम अंतर श्वसन या आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यह श्वसन 2 प्रकार का होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिसे हम ऑक्सी श्वसन कहेंगे, दूसरा होता है अनॉक्सी श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ध्यान रखना, आंतरिक श्वसन जो है वो 2 प्रकार से होता है, ऑक्सी श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होगा उसे तो हम कहेंगे ऑक्सी श्वसन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगा। दूसरा अनॉक्सी श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, यानी इसके लिए हम यूं कह सकते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। कुछ जीव होते हैं ऐसे जो बिना ऑक्सीजन के श्वसन कर लेते हैं, जैसे हम कहते हैं गोबर गैस में जो बैक्टीरिया होते हैं मेथेनोजेंस, वो अवायवीय श्वसन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम जो जीवाणु है मृदा के अंदर होते हैं, वो भी अवायवीय श्वसन करते हैं, तो उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। तो बात समझ में आई स्टूडेंट कि श्वसन क्रिया वो है जिसमें जीवित कोशिकाओं के अंदर भोजन को जो है ऑक्सीडाइज किया जाता है, उसके बदले में ऊर्जा, जल और CO2 बनती है। श्वसन 2 प्रकार से होता है, बाह्य श्वसन यानी फेफड़े और बाह्य वातावरण के मध्य ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज, इसे हम सांस लेना या सवातन या वेंटिलेशन, ब्रीदिंग भी कहते हैं। दूसरी ये भौतिक प्रक्रिया है। दूसरा है आंतरिक श्वसन जिसमें कोशिकीय श्वसन है, तो अंदर कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन जाती है, वहां उसमें ग्लूकोज को अपघटन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ऊर्जा बनती है, ये आंतरिक श्वसन। और ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ये 2 प्रकार से हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ये जो ऑक्सीजन की प्रक्रिया है इसके लिए एक सिस्टम है हमारे शरीर में और उसे हम कहते हैं श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र। और पूरा मानव श्वसन तंत्र जो है वो विभिन्न प्रकार के श्वसन अंगों के द्वारा बना हुआ है और सभी श्वसन अंग मिलकर श्वसन तंत्र बना रहे हैं जो कि ऑक्सीजन प्रक्रिया को पॉसिबल बना रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं 2 प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। मुख्य ऑर्गन जो है श्वसन रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं।
जबकि सहायक जो श्वसन अंग हैं वो बाह्य नासा छिद्र, नासा गुहा, नासा ग्रसनी गुहा, कंठ, श्वसन नली और श्वसनी आदि ये सहायक ऑर्गन होते हैं। यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि मानव श्वसन तंत्र की जब संरचना का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ से हम इस डायग्राम को बना के मानव श्वसन तंत्र के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव में जो फेफड़े होते हैं वो 2 फेफड़े होते हैं, यानी एक जोड़ी वक्ष गुहा के अंदर गुलाबी रंग के फेफड़े होते हैं और जो फेफड़े हैं वो पालियों में बटे होते हैं। दायां फेफड़ा यहाँ आप देख सकते हैं 3 पालियों में बटा होता है, जबकि बायां जो फेफड़ा है उसमें 2 ही पालियां होती हैं। इसे हमने आंतरिक भाग को दिखाया है, इंटरनल स्ट्रक्चर में दिखाया है, इसलिए यहाँ पर पालियां दिखाई नहीं दे रही हैं। यहाँ से हम देखते हैं बाह्य नासा छिद्र होते हैं। तो श्वसन क्रिया में जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो सबसे पहले बाह्य नासा छिद्र, सबसे बाह्य जो है ऑर्गन होते हैं, बाह्य नासा छिद्र अंदर नासा गुहा में खुलते हैं। नासा गुहा नेजल केविटी और नेजल केविटी अंदर जाके नासा ग्रसनी गुहा यानी फेरिंक्स केविटी में खुलती है, जहां पर हमने पाचन तंत्र में भी पढ़ा था कि ये कॉमन पैसेज होता है, कॉमन रास्ता है जहां पर फूड पाइप और जो है आपका विंड पाइप दोनों मिलते हैं। और हमने देखा कि जो कंठ होता है, कंठ यहाँ पर वोकल सेट होते हैं और ये आवाज को निकालने के लिए विभिन्न विशेष प्रकार का ऑर्गन होता है। मानव में लैरिंग्स होते हैं, जबकि पक्षियों में ये सिरिंग्स होते हैं जो विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा आगे जो कंठ है वो उपास्थि से बना होता है। श्वास नली और श्वसनी, श्वास नली की जब हम बात करते हैं तो ये पूरा जो है फूड पाइप कहलाता है। इसकी ओपनिंग जो है वो घाटी ढापन द्वारा ढकी होती है। जब भोजन करते हैं तो हम ये घाटी ढापन द्वारा ढक दिया जाता है। और इस प्रकार ये जो श्वास नली है वो नीचे की ओर लगभग जो है ये 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। पूरी श्वास नली में हम यहाँ देख सकते हैं ये उपास्थि के बने छल्ले होते हैं और ये छल्ले इसे पिचकने से बचाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सबसे ऊपर कंठ है, ये कंठ आच्छद है, ये श्वास नली जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं और इसमें ये उपास्थि के छल्ले दिखाई दे रहे हैं, उपास्थि के छल्ले। और ये उपास्थि के जो छल्ले हैं वो इसे पिचकने से बचाते हैं। ये सी आकार के या हम कह सकते हैं अर्ध छल्ले होते हैं, ये पूरे छल्ले नहीं होते हैं। जब आप यहाँ आप देखते हैं श्वास नली में तो इसमें आपको उभार से नजर आते हैं, तो ये जो है क्या है उपास्थि के बने छल्ले होते हैं। आगे चलकर श्वास नली 2 श्वसनिकाओं में बट जाती है और ये श्वसनिकाएं आगे पूरे वृक्ष के समान फेफड़े के अंदर श्वसन वृक्ष बनाती हैं। छोटी छोटी श्वसनिकाओं में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और लास्ट में वायु कूपिका नलिका से होते हुए वायु कूपिकाओं के अंदर खुलती हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं प्रत्येक जो है फेफड़े के अंदर ये एक श्वसन वृक्ष बन जाता है छोटी छोटी कूपिकाओं में। और इस प्रकार पूरे फेफड़े के अंदर करोड़ों कूपिकाएं होती हैं जिनमें वायु की यानी ऑक्सीजन जो है जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। तो ये हम आगे की प्रक्रिया जो है उसमें पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के अंदर, श्वसन प्रक्रिया के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा श्वसन वृक्ष की संरचना या फेफड़ों की आंतरिक संरचना, वहां पर इसको पूरा बताएंगे डिटेल से। अभी हम केवल मानव श्वसन तंत्र की संरचना को बता रहे, तो इसको ध्यान से समझ लें। तो यहाँ हम देखते हैं प्रत्येक फेफड़े के बाहर की तरफ आवरण होता है जिसे हम फुफ्फुसीय आवरण कहते हैं और ये दोहरा आवरण होता है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं दोहरी झिल्ली से आवरण है। इसके मध्य में गुहा होती है जिसको प्लूरल गुहा कहते हैं और इसमें जो है खाली स्थान होता है और ये
कई बार दुर्घटना होने पर जो है इसमें वायु चली जाती है, जिसके कारण जो है पेन होता है। तो ये फेफड़े की संरचना और जो है मानव श्वसन तंत्र की संरचना, तो इसे आप अपनी नोटबुक में चित्र बनाएंगे, नामांकित चित्र बनाएंगे और इसके विभिन्न भागों के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा श्वसन वृक्ष या फेफड़ों की आंतरिक संरचना, तो उसका हम अलग से लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट उसके अंदर। तो इसको आप उतार लीजिए, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट भी आपका इसको मिल जाए, आपको इसके साथ मिल जाएगा वीडियो के साथ, और अच्छी तरह से अपने नोट्स को मेंटेन करिए लगातार, कंटिन्यू। हेलो स्टूडेंट, तो आगे देखते हैं फेफड़ों की आंतरिक संरचना। तो इसी को हम आगे लेते हुए कंप्लीट करते हैं। फेफड़ों की आंतरिक संरचना यानी अगर आपसे दूसरे शब्दों में ये कहें कि श्वसन वृक्ष, मानव के फेफड़ों में श्वसनीय वृक्ष जो है उसको संरचना को बताइए, तो यहाँ हमें इसको इंटरनल स्ट्रक्चर को बताना है, यानी इस हिस्से को बड़ा करके यहाँ पर ये चित्र बना के हमें समझाना होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट हमें नजर आ रहा है, देखो प्रत्येक जो श्वसन नलिका है हम जानते हैं, ट्रैकिया जो है आगे जाके प्राथमिक श्वसनी जिसे हम प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं, फिर द्वितीय श्वसनी, तृतीय श्वसनी, श्वसनिकाएं और वायु कूपिकाओं में, और अंत में जो है हम कहते हैं कि प्रत्येक वायु कूपिका नलिका वायु कूपिका के अंदर जाकर खुलती है। इस प्रकार प्रत्येक फेफड़े में ये एक वृक्ष के समान ब्रांच नजर आती है और ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। प्रत्येक फेफड़े के अंदर इस प्रकार की करोड़ों वायु कूपिकाएं होती हैं। प्रत्येक वायु कूपिका की हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके चारों ओर पतली झिल्ली होती है और ये CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यानी आसानी से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 को परिवहन करती है। यहाँ ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आती है और CO2 जो है वापस फेफड़ों के अंदर चली जाती है। तो ये प्रक्रिया हम ये प्रक्रिया जो है अपन श्वसन की फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम स्ट्रक्चर को बता रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर अपनी जो है फेफड़ों की संरचना में आंतरिक श्वसन वृक्ष की जो संरचना थी वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, प्रत्येक मानव फेफड़े के अंदर इस प्रकार श्वसन नलिका शाखित होकर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनियों में विभाजित होती है। ये श्वसनियां आगे छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बढ़ती हैं और प्रत्येक श्वसनिका आगे चलकर वायु कूपिका नलिकाओं में बढ़ जाती है और प्रत्येक वायु कूपिका नलिका एक वायु कूपिका में जाकर खुलती है। ऐसी करोड़ों वायु कूपिकाएं मानव फेफड़ों में पाई जाती हैं। प्रत्येक कूपिका की बाह्य जो झिल्ली है वो पतली होती है, जो CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए अनुकूलित होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रत्येक कूपिका के बाहर ये जो दिखाया है ये रक्त केशिकाओं का जाल है और ये इसके चारों ओर लिपटा होता है। इस प्रकार इसके चारों ओर ये लिपटा होता है और यहाँ पर हम जानते हैं अधिक दाब से कम दाब की ओर ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कोशिकाओं से आई है वो बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार ये फेफड़ों के श्वसनीय वृक्ष की संरचना, तो इसको भी इसके जस्ट बाद में आप कंप्लीट जो है बुक के अंदर बना के और इसके नोट्स बनाएं। ओके।